Welcome everyone. Hopefully you all are fine and doing good. Punjab textbook 9th class chemistry chapter 8 chemical reactivity exercise long question answers हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट 9 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स यूजेस. आपने मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है और उसकी यूजेस एक्सप्लेन करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपके पास सेंट्रलाइज हेडिंग आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम. फर्स्ट हेडिंग आएगी अकरेंस की. इट इज़ फेयरली रिएक्टिव एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म में ही रिएक्टिव होता है और इसके अलावा ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू मेटल्स या ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अच्छा, अब ये पॉइंट्स जो हैं ये मैंने डिफरेंट जगह से लिए हुए हैं. या आपकी बुक में आप एक ही जगह पे सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं है तो आप यहाँ से देके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ आप नोट डाउन कर लें पॉइंट्स. नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर. इट रिएक्ट्स विद वाटर लेस विग्रेसली एंड ऑन हीटिंग. लेस विग्रेसली मीन्स कि ज़्यादा जल्दी से तेज़ी के साथ रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, बल्कि इसको हीट प्रोवाइड की जाए तब ये रिएक्ट करता है और इसके रिज़ल्ट में वीक बेस बनता है. मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक वीक बेस है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन. इसमें क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने मेंशन करनी तो आपने ये सारी रिएक्शन इसके मेंशन करने हैं लास्ट में और डिटेल भी लिखनी है. ये जो एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपने लास्ट में लिखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपने डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिखेंगे. इट इज़ लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग. अच्छा, ये अगेन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन और यहाँ पे भी तब रिएक्ट करता है जब इसको हीट किया जाए. और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद वाटर इट फॉर्म्स वीक अल्कली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल सेम जैसे पिछला रिएक्शन था. यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. ठीक है, यही वाला रिएक्शन इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है. तो यहाँ पे भी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये भी वीक बेस मीन्स के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. नेक्स्ट रिएक्शन है विद हाइड्रोजन. इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. मैग्नीशियम हाइड्राइड इस तरह से बनता है ये MgH2 विद हेलोजन. इट रिएक्ट स्लोली विद हेलोजन्स एंड गिव्स मैग्नीशियम हैलाइड. स्लोली रिएक्ट करता है, विग्रेसली डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता और मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है MgCl2. रिएक्शन विद नाइट्रोजन. इट फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें इनमें अगर आपने देखना है कि ये फार्मूलाज कैसे बन रहे हैं तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ वहाँ पे. अच्छा, अब देखिए मैग्नीशियम है आपके पास, ये MgO क्यों फार्मूला बना है. MgO फार्मूला इस तरह से बना है कि अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें अगर तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक जैसी होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 है जबकि ऑक्सीजन का जो है वो -2 है. तो +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंगल मैग्नीशियम और सिंगल ऑक्सीजन एटम आएगा. ठीक है, MgO स्टार्ट वाला 2 जो है ये बैलेंसिंग के लिए लगाया हुआ है. लेकिन MgO किस तरह से आया है क्योंकि दोनों के सेम चार्जेस हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है +2 चार्ज होता है जबकि हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, हाइड्रोजन का चार्ज 1 होता है. ठीक है, वैसे तो +1 होता है लेकिन यहाँ पे ये -1 आएगा. तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम +2 और हाइड्रोजन 1 है तो मैग्नीशियम का जो 2 होगा वो हाइड्रोजन की बेस पे आ जाएगा. ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 मैग्नीशियम के बेस पे जाएगा लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं. ये किस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपके 9th केमिस्ट्री की चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला. उसमें ये बात लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब आप लिखते हैं तो उनको आप क्रॉस की फॉर्म में ले जाएंगे. ठीक है, जब फार्मूला बनाएंगे मीन्स कि अब मैग्नीशियम का जो चार्ज होगा वो हाइड्रोजन की बेस पे चला जाएगा, हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा वो मैग्नीशियम की बेस पे चला जाएगा. लेकिन आपने प्लस माइनस नहीं डालना. मैग्नीशियम का चार्ज जो होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है. तो दोनों के चार्जेस को आप ट्रांसफ़र कर देंगे. मैग्नीशियम का चार्ज हाइड्रोजन की तरफ आ जाएगा 2 बन जाएगा और हाइड्रोजन का मैग्नीशियम की तरफ अगर जाता है तो 1 है जिसको आप नहीं लिखेंगे. इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएँ तो मैग्नीशियम का चार्ज अगेन 2 होता है. क्लोरीन का चार्ज जो होता है वो -1 होता है मीन्स कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो मैग्नीशियम का अगेन 2 जो है वो क्लोरीन के बेस पे चला जाएगा और क्लोरीन का 1 मैग्नीशियम की बेस पे जो कि आपने नहीं डालना. तो ये इस तरह से फार्मूला बनता है.
अच्छा, अब नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ स्टेबल नाइट्राइड बनाता है व्हेन हीटेड। हीटिंग की रिजल्ट में ये प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, इसको भी आपने सेम वैसे ही करना है। मैग्नीशियम का चार्ज जो है 2 होता है, नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 है, दोनों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाइट्रोजन का 3 मैग्नीशियम के बेस पे आ गया है तो Mg3 बन गया और मैग्नीशियम का जो है वो नाइट्रोजन की बेस पे जाके N2 बन गया। रिएक्शन विद कार्बन, इट फॉर्म स्टेबल कार्बाइड व्हेन हीटेड विद कार्बन। कार्बन के साथ भी स्टेबल कार्बाइड बनाता है जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो Mg+C, यहाँ पे Mgc2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यूजेस ऑफ कार्बन। यूजेस ऑफ कार्बन यहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ पे Mgc2 ये कोवलेंट कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पे लॉस और गेन नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का, वरना इस तरह से कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं तो यहाँ पे 4 बनता है, लेकिन ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट आपने यूजेस ऑफ मैग्नीशियम लिखने हैं। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन फायरवर्क्स। फ्लैश लाइट बल्ब जो होते हैं और फायरवर्क्स में इनमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉयज़ की फॉर्मेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्माइट प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम को एज एन एनोड भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। पेज नंबर 140 पे कंप्लीट ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेंट्रल हेडिंग आएगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। डेफिनेशन इसकी सबसे पहले आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, सेंट्रलाइज करके डेफिनेशन आप लिखा करें। तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक कैरेक्टर इसको हम कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल्स की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक कैरेक्टर। द मोर इजीली अ मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़। जितना आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसको हम कहते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या उसमें हाई मेटालिक कैरेक्टर है। वैलेंसी मेटल्स की वही होती है जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वो लूज़ करता है उसी को हम मेटल की वैलेंसी कहते हैं। एग्जांपल आपके बुक में 2 मेंशन है, एक सोडियम की और एक है जिंक की। सोडियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है और इसकी वैलेंसी 1 होती है। इस तरह से सोडियम एटम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह से जिंक जो है उसके पास उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो लूज़ कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है 2 ई माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल आपने बताना है कि अलॉन्ग पीरियड और अलॉन्ग ग्रुप इसका क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, आपकी बुक में भी इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इट्स बेस्ट कि आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। और यही वाला जो टॉपिक है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का सॉरी पीरियड्स और ग्रुप्स में, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी जगह पे पूछा गया है। तो आप इसको अगर याद कर लें तो आपके काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पीरियड्स में अगर हम देखें, पीरियड्स मीन्स के पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मीन्स कि पीरियड के स्टार्ट पे जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अब जैसे पीरियड्स में मूव करते जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स कि पीरियड के एंड पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। रीज़न इसकी क्या है? रीज़न ये है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। और प्रोटॉन कहाँ पे मौजूद होता है? वो न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और एटॉमिक नंबर हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जब बढ़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। जब वो साथ साथ बढ़ता है जो उसकी वजह से न्यूक्लियस साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ओवरऑल जो शेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब चले जाते हैं और साइज़ जो होता है एटम का वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस बात को से कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहे। इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन
एक्स्ट्रा शेल भी नहीं जा रहे, उसी एक शेल में ऐड होते जा रहे हैं। अगर तो नंबर ऑफ़ शेल भी बढ़ते जाएँ तो साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है कि लेफ़्ट राइट नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं। अच्छा, आई होप कि बात क्लियर होगी आपको। सो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ हो रही है। इससे क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं हो पाएगा, एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और इसी एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह रहे हैं। तो जब ये एबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। ग्रुप्स में इसका ऑपोजिट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ग्रुप्स में अगर हम बात करें वो क्यों होता है, इन्हीं पॉइंट्स को जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, इन्हीं पॉइंट्स को आप ऑपोजिट करके लिख देंगे। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएँ तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं बट साथ साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट अगर 1 इंक्रीज़ हो रहा था तो टॉप टू बॉटम अगर आप आएँ और एटॉमिक नंबर का अगर डिफरेंस देखें तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा होता है। लेफ़्ट राइट तो इस तरह से डिफरेंस आ रहा है, मींस 1 2 3 4 इस तरह से डिफरेंस आ रहा है, बट टॉप टू बॉटम अगर आप देखें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस तो काफ़ी इंक्रीज़ आ रहा है। जैसे लिथियम का 3 है तो नेक्स्ट सोडियम का 11 आ रहा है, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होंगे वो एक्स्ट्रा शेल में जाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज़ भी बढ़ेगा। सो एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएगी और वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना आसान हो जाएगा, ईजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाएगा एटम। जब ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसकी जो एबिलिटी है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ हो रही है और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपने अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज़ को कंपेयर करना है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने के लिए अब हमने और भी काफ़ी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा और वो भी आपने साथ साथ यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वैसे अगर मैं ओवरऑल आपको बता दूँ समराइज़ करके कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से होती है। अल्कली मेटल जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड ग्रुप के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाते हैं और उनको कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है। अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इनमें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव कर लेता है, लेकिन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम रिमूव कर लेता है, लूज़ करता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज का मतलब ये हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम, नेगेटिव चार्ज कम हो गए और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए क्योंकि इम्बैलेंस हो गया। पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जितने थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। जब नेगेटिव चार्ज मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सपोज अब इस तरह से देख लें कि अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया, उसके पास अब 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए और प्रोटॉन्स 10 है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए। पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा होगा, सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। अब उस आयन के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके लिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसी को हम टेबल के फॉर्म में यहाँ पे कंपेयर करके लिख लेते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का आपने इस तरह से 2 कॉलम बनाने हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर फेयरली रिएक्टिव। अगर इसे कंपैरिजन में देखें तो अल्कलाइन जो है वो फेयरली रिएक्टिव होते हैं। दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज़, इसका साइज़ बड़ा होता है और इनका कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ होता है। दे कैन ईजिली रिमूव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। दे कैन नॉट ईजिली रिमूव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है और क्योंकि इजीली रिमूव कर लेते हैं इसलिए कम एनर्जी चाहिए होती है। सो दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी और इनकी हाई होती है। और लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम के अगर आप देखें तो एटॉमिक साइज़ इसका है 186 पिकोमीटर, लार्ज साइज़ है, और मैग्नीशियम का साइज़ अगर आप देखें तो स्मॉल है, 160 पिकोमीटर है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखें 496 किलो जूल पर मोल है। ये एम लिखा हुआ है, एम नहीं आएगा यहाँ पे, एम की जगह के साथ जूल आएगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल 496 है। और इसकी देखें फर्स्ट की वैल्यू 738 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ तक पे आपकी एक्सरसाइज
क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और कंप्लीट 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी बल्कि कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और एक्सरसाइज MCQs भी विद एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्कस किए हैं अपनी वीडियोस में। तो आप सब वीडियोस जाके देख सकते हैं 1 बाय 1। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपने क्लास वाले के साथ वीडियोस लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा और पॉजिटिव फीडबैक